हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में बेसिक अकाउंटेंसी के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं खातों का वर्गीकरण। आप सब जानते हैं कि स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2024 जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, 2200 पोस्ट हैं, उसमें कॉमर्स की आपके 340 पोस्ट हैं। उन पे आप तैयारी में जुट गए होंगे। जो भी साथी अभी तक नहीं जुटे हैं वो जुट जाइए, क्योंकि कॉमर्स के लिए इतनी बड़ी भर्ती एक गुड अपॉर्चुनिटी के रूप में काम में करती है। क्योंकि कॉमर्स में 2013 की जो भर्ती थी उसमें थोड़ी सी ज़्यादा पोस्ट थी, 621 थी, बाकी में 300 प्लस पोस्ट आई नहीं है। एक बार 149 के आसपास थी, एक बार 269 के आसपास थी, कुल मिलाकर 300 के अंडर है वैकेंसीज रहती है। लेकिन इस बार 340 पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है कॉमर्स वालों के लिए। तो अगर आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, अपने आप को RES राजपत्रित अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया स्वर्णिम अवसर है और इस स्वर्णिम अवसर का आपको फ़ायदा उठाना है। और अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको बेसिक अकाउंटेंसी जिसमें आपके 11वीं और 12वीं के 55 क्वेश्चन है वो आने हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। साथ में आपके PG के आपको कितने क्वेश्चन आने हैं, 10 क्वेश्चन आने हैं। UG के आपके 55 क्वेश्चन आने हैं। उन तमाम क्वेश्चनों पर अपन लगातार चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो उनके लिए धन्यवाद, और वो लगातार जुड़ेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। जो साथी नहीं जुड़े वो भी हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके इस कॉमर्स के प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसी और आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन को अपनी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों से रिलेटेड, पिछला अपना जो सेशन हुआ था उसमें अपन ने जो प्रारंभिक प्रविष्टियां हैं उससे पुष्पालन होती है, शास्त्री की पहली आपकी लेखांकन है, वो खातों देखा था कि सबसे पहले है पोस्टिंग यानी लेजर होती है, उसके बाद आपके ट्रायल बैलेंस जिसे तलपट कहते हैं, और जिसमें आपके ट्रेडिंग अकाउंट तैयार थी। उसके बाद जो 5 महत्वपूर्ण खाता, दायित्व खाता है ना, कैपिटल अकाउंट है, इनकम एंड आपका लॉसेज एंड एक्सपेंसेज, 5 खातों का वर्गीकरण भी पिछली सेशन में चर्चा की थी। अब कुछ और उस पे अपन आज के करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज के इस सेशन को। और देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं किस पॉइंट पर, लेखांकन समीकरण के आधार पर नाम व जमा, यानी नाम को कहते हैं डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट करने के नियम, रूल्स फॉर डूइंग डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग, है ना। इसमें कौन सा होता है, पहला होता है संपत्ति खाता, असेट्स, खाते में 2 मूर्त और एक इंटेंजिबल अमूर्त, आपका प्लांट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, कैश है, ये सारे के सारे आपके इंक्लूड होते हैं। और इंटेंजिबल अमूर्त में आपकी गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, इनको अपन इंटेंजिबल थी। अब इसका नियम इसको आप नोट कर, संपत्तियों में होगी तो क्रेडिट किया जाएगा, ये इसका रूल है कि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी तो नाम पक्ष में लिखेंगे और कमी को जमा पक्ष में इसकी जाएगी, ठीक है। डेबिट द इंक्रीज इन असेट्स एंड क्रेडिट द डिक्रीज, है ना। के
अकॉर्डिंग अपने को क्या करनी होती है, प्रविष्टियां करनी होती है। देखो आज का सेशन ये नहीं के लिए हो, आपको एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके लिए भी फायदेमंद, 11 के विद्यार्थी उनके लिए भी फायदेमंद है। ये स्कूल लेक्चरर की भर्ती है, आपकी केवी में स्कूल लेक्चरर की भर्ती है, यूजी के लिए भी ये सेशन है वो फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये अपने को ध्यान में को में ये इसका रूल है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। बढ़े आगे। दूसरे के बाद अपन ने चर्चा की थी दायित्व यानी लायबिलिटीज अकाउंट। को बताया था लायबिलिटीज अकाउंट में सिर्फ पूंजी को छोड़कर बाकी जो आपकी दायित्व रहेंगे वो आपके लायबिलिटीज में शामिल होंगे। जैसे आपका डिबेंचर है, आपने किसी से लोन ले रखा है, आपके क्रेडिटर है ना, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपका बिल्स पेबल है ना, आपका आउटस्टैंडिंग है ना, ये सारे के सारे आपके क्या है, लायबिलिटीज में शामिल किए जाते हैं, है ना। सिर्फ पूंजी को शामिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? पूंजी में क्या होता है, पूंजी है ना आपकी जो आपकी कैपिटल होती है, कैपिटल है तो आपके पृथक अस्तित्व या व्यावसायिक इकाई या आपकी सत्ता की अवधारणा के कारण ये जाती है ना, ये व्यापार के लिए दायित्व मानी जाती है। तो ये दायित्व है ना, दायित्व में आपके ये कैपिटल वगैरह ये सारे के सारे इसमें आपके शामिल हो जाएंगे। तो दायित्व में इसको कैपिटल को अपन अलग से ले लेंगे। इसमें तो अपने को यही मानना है कि आपके डिबेंचर है, किसी से लोन ले रखा है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग है, ये आपके दायित्व में होंगे। और दायित्व में इतना ही ध्यान रखना है, दायित्व में अगर वृद्धि होती है, क्या होती है, दायित्व में वृद्धि होती है तो क्रेडिट होगा और कमी होगी तो आपका क्या होगा, डेबिट होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है ना। दायित्व में वृद्धि होगी तो आपको क्रेडिट करना है और दायित्व में कमी होगी डेबिट करना, ये ध्यान में रखना है। तो दायित्व में वृद्धि को जमा करना है और कमी को नाम पक्ष में इसकी एंट्री, अपने को ये बात है वो मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। ठीक है, मेरे सारी बात यहां तक क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है। बढ़े आगे। आगे देखिए, आगे आता है आपका पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी आपकी दायित्व होता है और ये अवधारणा के कारण है ना, पृथक अस्तित्व की अवधारणा के कारण, व्यवसायिक इकाई की अवधारणा के कारण, सत्ता की अवधारणा के कारण आपकी जो पूंजी है वो व्यापार के लिए क्या है, एक दायित्व के रूप में काम करती है। लेकिन इसको अलग दिखाया गया है। तो इसमें भी इतना ही है कि पूंजी में वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट और कमी डेबिट। यानी आपकी जो कैपिटल है ना, इसमें अगर वृद्धि होगी तो क्रेडिट और कमी होगी तो डेबिट किया जाएगा। ठीक है ना। क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल एंड डेबिट द डिक्रीज इन, जो आपकी में वृद्धि होगी तो क्रेडिट और कमी होगी तो डेबिट। और क्या लिख रखा है कि पूंजी खाते का शेष सामान्यतः जमा होता है, पूंजी खाते का शेष सामान्यतः क्रेडिट ही होता है। व्यापार का स्वामी व्यापार में जब पूंजी लेकर आता है, पूंजी लेकर एंट्री कर तो मानते हुए उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है ना। स्वामी द्वारा निजी खर्चों के लिए निकाली गई राशि आहरण होती है जिसे पूंजी खाते में कमी रूप में प्रकट है। कोई व्यक्ति व्यापार में से कुछ राशि आहरण करता है तो उसे क्या माना जाएगा, व्यापार के लिए एक तरीके से उसका है तो लेस किया जाएगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो ड्राइंग है वो भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों ही आपके खाते की श्रेणी में आते हैं और व्यक्तिगत में भी कौन से के प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में इसको इंक्लूड किया जाता है। ये ध्यान में रखना। आहरण कौन सा खाता आपका,
व्यक्तिगत खाता है, यह ध्यान रखना। और अगर इसका उप विभाजन करें तो यह होता है आपका प्रतिनिधि खाता, है ना। प्रतिनिधि खाते में इसको इंडिकेट किया जाता है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। आगे चौथा अपने आय व लाभ खाते, है ना। इसका नियम व लाभ, आय व लाभ है समस्त आय को क्या जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और सीधी सी बात है, आय व लाभ में वृद्धि होगी तो ये जमा पक्ष में लिखा जाएगा, और आय लाभ में होगी तो ये नाम पक्ष में लिखा जाएगा, है ना। अगर वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है क्रेडिट, और कमी होगी तो डेबिट। ठीक है, ये इसका लिखने का तरीका होगा। ठीक है, आय व लाभ में वृद्धि को जमा पक्ष में, आय व लाभ में कमी को नाम पक्ष में। क्रेडिट द इनकम फिट एंड डेबिट द डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, अब क्या कह रखा, आय व लाभ में वृद्धि होगी तो पूंजी में क्या होगी, वृद्धि होगी पूंजी में, और आय व लाभ में कि पूंजी में भी कमी होगी। ये आय व लाभ में वृद्धि होगी तो पूंजी में भी वृद्धि होगी, और आय व लाभ में कमी पूंजी में भी। मिला के बात है कि आय व क्या अपनी एक इनकम ही है, तो इनकम आएगी तो अपनी कैपिटल बढ़ेगी, और इनकम कम होगी तो अपनी कैपिटल। यहां तक बढ़े। आगे 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 क्या आ गया आपका, व्यय और हानियों के खाते, यानी एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, जो आपके खर्चे हैं, और हानियों में वृद्धि होगी तो डेबिट होगा, और कमी होगी तो क्रेडिट होगा, है ना। खर्चे और हानियों में वृद्धि होगी तो क्या होगा, डेबिट, और कमी होगी तो क्या होगा, क्रेडिट, है ना। ये इसका अपने इस पे पहले चर्चा कर ली कि आपके व्यय और कौन कौन वो शामिल की जाती है। आपने कमीशन चुकाया ना, कोई पूंजी पर ब्याज, इसके अलावा कोई खर्चा है आपका तो वो आपको इंक्लूड करना। ठीक है, आपका परचेज है वो भी इसी में आता है ना। व्यय और हानि में वृद्धि को नाम किया जाता है। व्यय और हानि में वृद्धि होगी तो नाम करेंगे, व्यय हानि होगी तो जमा पक्ष या जमा पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसी बात है कि व्यय और हानि में वृद्धि होगी तो पूंजी में कमी होगी, और व्यय और हानि में तो वृद्धि, है ना। व्यय और वृद्धि होगी, अपने जो खर्चे हैं, अपने लॉसेज है, उसमें वृद्धि होगी तो आपकी पूंजी कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर व्यय और हानियों में कमी बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ गए आपको। इसके आधार पर परीक्षा में प्रश्न भी जा सकता है। इसकी इक्वेशन बनेगी, नहीं पूछा जाएगा, इसकी एक इक्वेशन बनेगी, उस पर अपन चर्चा करेंगे। साथ में यह भी पूछा जाएगा खातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से घुमा के है वो इसमें से प्रश्न जा सकता है। वो आपको बेसिक अकाउंटेंसी को जोड़ने के साथ ये नियम है वो बनाए गए हैं ताकि आप हर चीज को विद कंसेप्ट समझ सको, है ना। और कंसेप्ट आपने समझ लिया तो फिर आप किसी प्रकार की कोई समझ नहीं होगी। देखो हमारा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा मैटर उपलब्ध करवाएं, है ना, ताकि उसको आप पढ़ सको और पढ़ने के बाद इजीली उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है दे सको, है ना। देखो एक तो अपन क्या होता है कि भाई ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, अब कम मटेरियल हो सकता है कि भाई प्रश्न पढ़े ही नहीं, और अगर आपको मटेरियल थोड़ा सा ज्यादा मिले, आप उसको पर्याप्त समय में पढ़ सके, अनावश्यक नहीं पढ़े लेकिन सिलेबस तो पढ़ेंगे ना, तो वो सिलेबस, उसी सिलेबस को थोड़ा सा अपन ये सोचते हैं कि आपको जब वो उपलब्ध करवाई जाए। उसमें क्या है, एक दो बुक जैसे एनसीईआरटी की बुक चलती है, एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक है वो चलती है, इसके अलावा किसी राइटर की बुक्स है, उन सब का जो समराइज मटेरियल है वो आपको उपलब्ध करवाया
ताकि जो महत्वपूर्ण बातें हैं हर बुक्स के वो आप तक पहुंच सके और आप तैयारी कर सके। ठीक है, तो ये चीज वो होती है आपकी व्यय और हानियों से रिलेटेड। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखते हैं। देखो, व्यवहारों के विश्लेषण में लेखांकन समीकरण का उपयोग। अगर अपन जितने भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, व्यवहारों का विश्लेषण होता है, उनकी जो इक्वेशन बनती है ना, उसका क्या उपयोग होता है अपन चर्चा करेंगे। देखो, पहला है एक संपत्ति में वृद्धि तथा पूंजी में वृद्धि। अब इसके लिए कि इसका क्या प्रभाव है, ये आपको प्रविष्टि देगा परीक्षा में, है ना। नगद से व्यापार प्रारंभ, इसका संपत्ति पे क्या प्रभाव है या पूंजी पे क्या प्रभाव है। इस तरीके से आपको एक दो ऑप्शन दे देगा, संपत्ति में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि, संपत्ति में कमी, पूंजी में कमी, संपत्ति में वृद्धि, पूंजी में कमी, संपत्ति में कमी, पूंजी में वृद्धि, पूंजी में संपत्ति में वृद्धि, पूंजी में कमी, फिर संपत्ति में कमी, पूंजी में वृद्धि। इस तरीके से घुमा के पूछेगा। तो अपने ये पता होना चाहिए कि देखो ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, कि संपत्ति में वृद्धि और पूंजी में भी वृद्धि। क्यों, इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, नगद से व्यापार प्रारंभ। नगद से व्यापार प्रारंभ, तो अपन क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, है ना। अब देखो आपकी एसेट्स होगी, एसेट्स में भी आपकी करंट एसेट्स है, और कैपिटल है वो आपकी लायबिलिटीज होगी, है ना। क्या होगी, लायबिलिटीज होगी। लिखाया था संपत्तियों में वृद्धि होगी तो डेबिट, तो देखो यहाँ पे संपत्तियों में वृद्धि हो रही है, डेबिट किया आपने, और तो क्रेडिट, यहां पर ने क्रेडिट किया, तो यहां पे देखो ये इक्वेशन बन गई, संपत्ति में वृद्धि और पूंजी में वृद्धि। तो यहां पे देखो संपत्ति में वृद्धि तो डेबिट और पूंजी में वृद्धि, इक्वेशन है वो आपकी तैयार हो गई। अब परीक्षा में इसी को घुमाकर पूछ सकते। दूसरी क्या कि संपत्ति में वृद्धि और दूसरी संपत्ति में कमी। जैसे मशीनरी आपने क्या की है, मशीनरी नगद क्रय की है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डीआर और टू कैश अकाउंट। तो यहां पर हो गया कि अपनी संपत्ति में वृद्धि हो गई, है ना, डेबिट किया है तो संपत्ति में वृद्धि हो गई, पर साथ में यहां पर क्या हो गई, आपकी संपत्ति में कमी भी हो गई, है ना। क्या हो गई, संपत्ति में कमी भी हो गई है। तो ये चीज पूछिए, पहले संपत्ति में वृद्धि और दूसरी ओर संपत्ति में कमी, है ना। तो मशीन आते में संपत्ति बढ़ गई और कैश जाते ही संपत्ति कम हो गई। बैलेंस शीट है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने से जो राशि आई है उतने से वो आपस से चली गई है। ठीक है। तीसरा क्या है, संपत्ति और पूंजी में साथ साथ वृद्धि। संपत्ति और पूंजी में साथ साथ वृद्धि, जैसे किराया प्राप्त किया, है ना, किराया प्राप्त किया, तो 3 नंबर प्रविष्टि किराया प्राप्त करेंगे तो अपन एंट्री क्या करेंगे, किराया प्राप्त करेंगे तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट, है ना, कैश अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट। तो ये अपने लिए इनकम है ना, किराया अपने लिए इनकम है। तो यहां पर अपन ने कैश को क्या किया है, डेबिट किया, कैश को क्या किया है, डेबिट किया है। तो आपकी केस में क्या हो गई, संपत्ति में वृद्धि हो गई, और यहां पर आपने रेंट लिखा है तो ये एक इनकम है ना। तो इनकम है तो आपकी जो कैपिटल है, पूंजी है, उसमें भी क्या हो गई, आपकी वृद्धि हो गई। दोनों में साथ साथ वृद्धि की कंडीशन आती है, संपत्ति और पूंजी में साथ साथ वृद्धि वाली। चौथा पॉइंट है संपत्ति और पूंजी में साथ साथ कमी। जैसे स्वामी ने नगद आहरण किया, स्वामी ने नगद आहरण किया तो एंट्री क्या होगी, नगद आहरण की एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू कैश। नगद आहरण किया तो
देखो ये व्यापार से कम हो गई, संपत्ति चली गई तो ये कमी हो गई, है ना। और दायित्व होगी तो क्रेडिट और कमी होगी तो डेबिट, तो ये दोनों कमी हो गई। तो साथ साथ क्या हो गया, साथ साथ एक कमी है तो ये एंट्री होती है। परीक्षा में देखने को मिलेगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अपने को एंट्री पता है लेकिन प्रभाव अपन सही से उसको इंडिकेट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से अपना जो सवाल है वो गलत हो जाता है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो देखो ऐसे बहुत सारे जो आपके सवाल है वो मिल जाएंगे जिसको अपन प्रैक्टिकल रूप से उनका अभ्यास करेंगे तो वो अपन के समझ में आएंगे। तो ये तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जिसकी सहायता से सिस्टम है किस तरीके से आपको प्रविष्टि करनी है। ठीक है, बढ़े आगे। इसके अलावा और क्या दे रखा है कि संपत्ति और दायित्व में साथ साथ वृद्धि, साथ साथ वृद्धि, है ना। तो देखो इसकी क्या एंट्री होगी, साथ साथ वृद्धि की। क्या है, माल उधार क्रय किया, माल उधार क्रय किया, है ना। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर, है ना। तो परचेज अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर। अब साथ साथ संपत्ति और दायित्व में साथ साथ वृद्धि हो गई। आपने क्या किया, माल उधार क्रय किया तो व्यापार में क्या आ गया, माल आ गया, स्टॉक आ गया, अपने पास स्टॉक हो गया तो अपनी संपत्ति में वृद्धि हो गई। तो अपन इसको क्या कर दिया, डेबिट। उसी तरीके से क्रेडिटर है जो अपने क्या है, लेनदार है ना, दायित्व है। तो दायित्व में वृद्धि होगी तो अपन ने क्रेडिट कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, संपत्ति और दायित्व में साथ साथ वृद्धि हुई है, दोनों में साथ साथ वृद्धि हुई है, इसलिए ये प्रविष्टि हो गई। तो आपको ऐसा प्रश्न भी मिल, ऐसी प्रविष्टि है जिसमें संपत्ति और दायित्व में वृद्धि हुई है। तो जैसे माल आपने उधार क्रय किया है तो ये आती है। ठीक है, अगला पॉइंट, संपत्ति और दायित्व में साथ साथ कमी, साथ साथ कमी आती है। तो देखो लेनदार को भुगतान किया, क्या किया, लेनदार को भुगतान किया। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, लेनदार को भुगतान करेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब क्रेडिटर आपका क्या है, दायित्व है ना। मैंने बताया था दायित्व में वृद्धि होगी तो क्रेडिट करेंगे और कमी होगी तो डेबिट करेंगे। तो अपन ने डेबिट किया तो कमी हो गई। ये अपनी संपत्ति है, क्या है, संपत्ति। संपत्ति में वृद्धि होगी तो डेबिट और कमी होगी तो क्रेडिट, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या हुई है, कमी हुई है। तो इसमें यही पूछा है कि दोनों में साथ साथ कमी, तो लेनदार को भुगतान करेंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, भुगतान करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट या टू कैश, और इस वजह से ये प्रविष्टि आपकी बन जाएगी। अगला क्या कह रहा है, एक साथ दायित्व में कमी और दूसरे दायित्व में वृद्धि, यानी एक दायित्व में कमी और दूसरे दायित्व में वृद्धि। जैसे लेनदार को देय विपत्र की स्वीकृति, है ना, लेनदार को क्या है, देय विपत्र की स्वीकृति। ठीक है, देय विपत्र कौन सा होता है, बिल्स पेबल। ठीक है, अब देखो इसकी प्रविष्टि क्या होगी, इसकी प्रविष्टि है ना, क्रेडिटर अकाउंट डीआर, क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू बिल्स पेबल, है ना, बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू बिल्स पेबल। अब देख लो ये आपका दायित्व है ना, इसमें कमी हो गई तो अपन ने क्या कर दिया, कमी हो गई तो इसको डेबिट कर दिया। यह भी अपना दायित्व है, इसमें वृद्धि हो गई तो अपन ने क्रेडिट कर दिया। अब एक दायित्व में कमी हो गई जिसको अपन ने डेबिट कर दिया और दूसरे दायित्व में वृद्धि हो गई उसको अपन ने क्रेडिट कर दिया। इसी में यही है कि एक दायित्व में कमी और दूसरे में वृद्धि, तो लेनदार को देय विपत्र की स्वीकृति। अपन ने क्या किया,
क्रेडिटर था जो अपन के पैसे मांग रहा था, उसको अपन ने भुगतान करने के बजाय उसका जो बिल है वो अपन ने स्वीकार कर लिया, है ना। अब वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिटर तो हट जाएगा और उसका बिल्स पेबल के नाम से उसकी लायबिलिटीज है वो बन जाएगी, ठीक है। अगला, केवल पूंजी में ही वृद्धि और कमी, यानी पूंजी में ही वृद्धि होगी, पूंजी में ही कमी होगी। तो पूंजी पर ब्याज का भुगतान, पूंजी पर ब्याज का भुगतान, केवल पूंजी में वृद्धि और कमी, है ना। पूंजी में केवल पूंजी में ही वृद्धि होगी और पूंजी में ही कमी। तो ब्याज का भुगतान अपन ने किया, पूंजी पर जो ब्याज था उसका अपन ने भुगतान किया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, है ना। पूंजी पर ब्याज का भुगतान करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल। इस तरीके से ये इसकी प्रविष्टि और कमी। पूंजी पर ब्याज का भुगतान अपन ने किया है, तो पूंजी में अपन ने ब्याज का भुगतान किया, पहले की राशि उसी से पेमेंट करेंगे और फिर उतनी राशि है वो कम में हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसको अपन ने इन प्रविष्टियों के माध्यम से समझा, है ना। ऐसा क्वेश्चन है वो आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है जिसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इन छोटे छोटे जो बारीक क्वेश्चन है उनको अपने को ध्यान में रखना है, उस पर अपने का पूरा फोकस होना चाहिए। और अगर पूरा फोकस है तो फिर किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। ये बात हो गई, ये बात भी अपनी हो गई, सारी बात है। इसके बाद देखो ये कुछ और प्रविष्टियां हैं जिसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि महेंद्र ने 1 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, है ना। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, 1 लाख की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें आपके क्या हो गए, इसमें क्या हो गया, 1 लाख रुपए से क्या हो गया, 1 लाख रुपए से आपकी संपत्ति भी बढ़ गई और 1 लाख रुपए से आपके दायित्व भी बढ़ गए। तो इसमें आपकी संपत्ति में वृद्धि, संपत्ति में वृद्धि हुई है आपकी, और साथ में आपके दायित्व में भी वृद्धि हुई है, ठीक है। संपत्ति और दायित्व में वृद्धि हुई है, ठीक है। संपत्ति में भी वृद्धि और दायित्व में भी वृद्धि हुई है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें संपत्ति और दायित्व दोनों में वृद्धि हो रही है। दूसरा पॉइंट, महेंद्र ने 10,000 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश, है ना। महेंद्र ने 10,000 रुपए का नगद फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, एक तो संपत्ति में वृद्धि हो रही है ना। फर्नीचर खरीदा तो व्यापार में आ गया, और इस संपत्ति में क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि व्यापार से पैसा जा रहा है। तो इसमें दोनों ही संपत्ति है, एक में वृद्धि है और एक में कमी है, ठीक है। तो इसमें एक संपत्ति में वृद्धि और एक संपत्ति में कमी। तीसरा, महेंद्र ने 25,000 रुपए का उधार माल खरीदा, महेंद्र ने 25,000 रुपए का उधार माल खरीदा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर। अब ये इसमें आपकी संपत्ति है ना। तो संपत्ति में क्या हो जाएगी, परचेज, स्टॉक बढ़ेगा तो संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी, और साथ में जो आपके दायित्व है उसमें भी क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। दोनों में ही वृद्धि हो रही है ना। पहले में
इसमें आपकी संपत्ति में वृद्धि, संपत्ति में कमी थी। अब इसमें क्या था, आपकी संपत्ति में वृद्धि, क्योंकि परचेज जो माल आपने किया है वो व्यापार के लिए अब क्या हो जाएगा, स्टॉक के रूप में काम करेगा, आपके पास माल आ जाएगा, लेकिन जो भी आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वेतन दिया है ना, तो वेतन दिया तो सैलरी अकाउंट डीआर और टू कैश है ना। सैलरी आपके लिए खर्चा है तो हानियों को डेबिट करते हैं, तो इसलिए डेबिट कर देते हैं, है ना। तो यहां पर इसमें वृद्धि हो रही है ना। किसमें, आपकी जो वेतन है, यानी ये आपने चुकाया है और ये डेबिट है, तो हानियों को डेबिट करते हैं, समस्त जो आपके खर्चे हैं उनको डीआर किया जाता है, और ये कैश आपकी संपत्ति है, इतने पैसे कम हो रहे हैं, इसमें कमी हो रही है, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सारी बात समझ गए बहुत अच्छी तरीके से। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझनी है। ये चीज अगर आप समझ लोगे तो बेसिक अकाउंटेंसी के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अकाउंटेंसी है वो कंसेप्ट के साथ समझी जाती है, और कंसेप्ट के साथ समझोगे तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो इसलिए आपको अब अपनी तैयारियों में लग जाना है। हम आपको लगातार पहले आपको डिस्क्रिप्टिव जो भी मटेरियल है वो उपलब्ध करवाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके जो टेस्ट पेपर हैं वो सीरीज चलवाएंगे, और उसके माध्यम से आपको परफेक्ट बनाने का हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करेंगे, और उसी टारगेट के तहत जो आपका टारगेट RES है उसको पूरा करना हमारा मुख्य ध्येय होगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको मटेरियल है वो उपलब्ध करवाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन, छोटा सा सेशन, छोटी सी चर्चा लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा, वो भी आपके साथ, उन युवा साथियों के साथ जो RES बनना चाहते हैं, कॉमर्स लेक्चरर बनना चाहते हैं, उनके साथ निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो उनके लिए फायदेमंद रहेगा, एक मोटिवेशन के रूप में काम करेगा, और जो भी अभी तक तैयारियों में नहीं लगे हैं वो भी अब तैयारियों में लग जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।